पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर बिल्डर बनने का ख्वाब देखने लगे। रिहायशी कॉलोनी बना रहे हैं जिसका नाम दिया है हिंदू ग्राम। भक्त यहां पर घर खरीदेंगे जिससे बाबा की कमाई होगी। सूत्रों की माने तो इस हिंदू ग्राम को बसाने के पीछे बाबा बागेश्वर ने अपने बॉलीवुड और नेताओं के ब्लैक मनी को व्हाइट करने की ट्रिक अपनाई है। अब ये तो आगे वक्त बताएगा कि बाबा से बिल्डर बने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू ग्राम में किस किस का कितना इन्वेस्टमेंट है। इसके साथ ही खबर ये भी है कि धीरेन्द्र शास्त्री और उनके सेवादारों पर बागेश्वर धाम के आसपास की निजी और सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने के भी आरोप लगाए गए हैं। बागेश्वर धाम के पास सरकारी ज़मीन पर 12 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन बना है जिसे गांव की पंचायत ने अपनी निधि से बनवाया है। अब आरोप है कि इस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कब्जा है। इस भवन को लेकर गांव के लोगों ने कोई विरोध नहीं दर्ज कराया। धीरेन्द्र शास्त्री के प्रभाव के चलते कोई आवाज उठाने की हिम्मत भी नहीं करता। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों फिर से विवादों में हैं। बाबा ने हिंदू राष्ट्र के बाद अब हिंदू ग्राम का एक नया शगुफा छोड़ा है। बॉलीवुड और तथाकथित नेताओं से बाबा के संबंध किसी से छिपे नहीं है। अक्सर धीरेन्द्र शास्त्री विवादों में नजर आते हैं, लेकिन अब सूत्रों की माने तो इस हिंदू गांव को बसाने के पीछे बाबा ने अपने बॉलीवुड और नेताओं की ब्लैक मनी को व्हाइट करने का एक नया ट्रिक अपनाया है। अपनी इस नई टाउनशिप में बाबा ने किस किस का कितना पैसा इन्वेस्ट किया है ये तो वक्त ही बताएगा। बागेश्वर धाम से कुलभूषण सक्सेना की रिपोर्ट। अगर माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी को हिंदू ग्राम बनाना है तो बहुत सरल है। बेचारे परेशान काहे को हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के पास चले जाएं और बीजेपी से संविधान में संशोधन करा के लोकसभा में उसको पारित करा दें। वो तो कर नहीं रहे। एक नैरेटिव सेट करने के लिए देखिए बीजेपी ने इनको जो है एक अपना नया एक बहुत पैना और धारदार सांप्रदायिक हथियार बना दिया है। ये परंपरा से करते चले आए हैं। कभी रितंबरा, कभी सुश्री उमा भारती जी, कभी कोई और, कभी कोई और। इनके आज नए औजार हैं अपने शास्त्री जी। मैं उनसे विनम्रता से कहना चाहूँगा कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम ना करें। उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है लोगों के बीच में। अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल होने से बचाएं। वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, एक संत है। मुकेश नायक कांग्रेस के नेता सीधे सीधे इस बात का आरोप लगाते हुए कि अगर उनको यही सब करना है तो प्रधानमंत्री के पास चले जाएं और वो इस बात को याद रखें कि वो संत हैं, प्रवचक हैं, तो उतना ही उस दायरे में वो रहें। मेरे साथ मेरे दो खास सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे वरिष्ठ मनोज मनु, एग्जीक्यूटिव एडिटर इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हेड, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत जल्द कुलभूषण सक्सेना संवाददाता मेरे साथ जुड़ेंगे। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन मनोज जी, हम लगातार इस खबर के लेकर आगे चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब इस खबर में राजनीतिक दलों की एंट्री अब ज्यादा तेजी से हो गई है, खासतौर पर कांग्रेस की। देखो राजीव, सबसे बड़ी बात है कि बागेश्वर लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं और वो जिस तरीके के जिक्र कहते हैं कि वो कहते हैं कि सारी जातियों को भुलाकर हमें एक होना पड़ेगा तभी हम हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। असल में हिंदू राष्ट्र बनाने के मद्देनजर अब जो उन्होंने एक नई स्कीम लोगों को दी है उसमें वो बिल्डर बनते नजर आ रहे हैं। वो करीब 1000 मकानों की व्यवस्था, मकानों को बनाने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये हिंदू गांव बनेगा। लेकिन तमाम जानकार, क्योंकि कई ऐसे महामंडलेश्वर हैं जो हमसे बातचीत कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा ये नहीं है। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा है तो आपको शंकराचार्य जी, जो कि हिंदू धर्म में सबसे सर्वोच्च माने जाते हैं, उनको आपको समझना होगा, उनको पढ़ना होगा। और उन्होंने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा का जिक्र किया है, अपने ग्रंथों में इस बात का जिक्र किया है। उसको पढ़ने की बजाय एक रिहायशी टाउनशिप बनाने की बात कर रहे हैं। एक टाउनशिप बनाने की बात कर रहे हैं और उस टाउनशिप को वो धर्म का
आडंबर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब खबर ये है कि इस जमीन से एनएच निकल रहा है। अब इस जमीन से एनएच निकल रहा है तो वहां पर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर दी गई है। 1000 मकान बनाए जाएंगे, 15 से 20 लाख उसकी कीमत होगी और कहा जा रहा है कि समिति इसकी पूरी देखरेख करेगी। मकान को बनाने को लेकर जो खर्चा आएगा वो आपको देना पड़ेगा, मतलब आपको सरिया, आपको सीमेंट, आपको पत्थर, ये तमाम सारी बातें खुद बागेश्वर ने कही हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कही हैं। लेकिन आपको वो बेचने नहीं दिया जाएगा, आप उसे किसी को बेच नहीं सकते। जब तक है आप रखिए, लेकिन बेच नहीं सकते, वो समिति तय करेगी। तो ये जो चीजें हैं, अब सबसे बड़ी बात है राजीव कि कोई भी कॉलोनाइजर है, शायद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नहीं पता है कि किसी भी कॉलोनाइजर को कितनी परमिशन लेनी पड़ती है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि आप किसी भी एग्रीकल्चर जमीन में आप टाउनशिप नहीं बना सकते। आपको सबसे पहले तो आपको उसका लैंड यूज चेंज करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको रेरा की परमिशन लेनी पड़ेगी। तीसरी चीज, कलेक्टर से विकास अनुमति लेनी पड़ेगी। चौथी चीज, आपने क्या उस तरह की व्यवस्था की है। अब सबसे बड़ी बात है, बुंदेलखंड से आते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। वो पर्चा खोलते हैं, लोगों के दुख हरते हैं, लोगों की परेशानी हरते हैं, अच्छी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको पता है राजीव के बुंदेलखंड की जमीन क्या है? बुंदेलखंड की जमीन, आपने बहुत सुना होगा कि घास की रोटियां भी खाई जाती है। अब तो तमाम सरकारों की ऐसी योजनाएं आ गई हैं कि 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल सरकार फ्री देने लगी है, लाडली बहनों को पैसे देने लगी है, तो कुछ लोगों को राहत मिल गई है। लेकिन आज भी बुंदेलखंड से बड़े स्तर पर पलायन होता है। आज भी बुंदेलखंड में पानी नहीं है। आज भी बुंदेलखंड में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। आज भी बुंदेलखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है। और आपको, अगर आप कहीं भी चले जाइए, दिल्ली एनसीआर की किसी बड़ी साइट पर चले जाइए, आप अगर कंस्ट्रक्शन वहां पर हो रहा होगा और आप जाएंगे कि वहां जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो बेलदार काम कर रहे हैं, जो मिस्त्री काम कर रहे हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा कि वो बुंदेलखंड के रहने वाले, वो छतरपुर के रहने वाले, वो टीकम के रहने वाले हैं, वो सागर के रहने वाले हैं, वो निवाड़ी के रहने वाले हैं। ये हिंदू राष्ट्र क्या है? आप उनको स्वावलंबी बनाइए, आप उनके दुख हरिए, आप उनकी परेशानी हरिए, उनके लिए 2 वक्त के खाने की व्यवस्था कीजिए, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कीजिए। अरे ईश्वर भी ये कहता है कि आप मेरी भक्ति करने की बजाय आप किसी को अगर 1 वक्त का खाना खिला देते हैं तो समझिए कि आपको ईश्वर मिल गए। ये जो आडंबर है, ये जो 5 स्टार होटलों में ठहरना है, करोड़ों की गाड़ियों में चलना है, एसी पंडाल लगाना है और बड़े बड़े चार्टर्ड प्लेन में चलना है, ये कौन सा हिंदू धर्म है? ये कौन से हिंदू धर्म की व्याख्या है? ये कौन सी परिभाषा है हिंदू धर्म की? मुझे लगता है कि इस देश में एक नई बहस चल गई है। और सबसे परेशानी की बात राजीव ये है कि आपने देखा बाबा रामदेव ने योग के जरिए धर्म को लपेटा। धर्म को लपेटने के साथ साथ पूरे देश के लोग ने बाबा रामदेव पर भरोसा किया कि चलो भाई, धर्म भी मिल रहा है और स्वास्थ्य को भी लाभ मिल रहा है। लेकिन वो योगा करते करते, टांग उठाते उठाते वो कब व्यापारी बन गए, कब बिजनेसमैन बन गए। और आपने देखा कि वो तमाम प्रोडक्ट, वो टूथपेस्ट से लेकर, वो चम्मच से लेकर, वो मंजन से लेकर, वो तेल से लेके, आटा से लेके, घी से लेके, शहद से लेकर, इतने सारे प्रोडक्ट चेक हुए तो पता चले कि सब प्रोडक्ट फेल हो गए। क्या ये बाबा कर सकते हैं? क्या ये बाबा का काम है? तो सबसे बड़ी चीज है कि बाबा जब व्यापारी बन जाएंगे, बाबा जब बिल्डर बन जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं इस देश के लोगों को धक्का लगेगा, उनकी आस्था को धक्का लगेगा, उनके धर्म को धक्का लगेगा। और जब धक्का लगता है तो फिर उम्मीदें टूटती, भावनाएं टूटती हैं और फिर विश्वास भी उठता है। तो फिर उस वक्त लोगों को हिंदू धर्म से विश्वास उठेगा तो फिर क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल है राजीव। जी हाँ, बड़ा सवाल यहाँ पर है। लेकिन मेरे साथ कुलभूषण सक्सेना इस वक्त, हमारे संवाददाता भी इस वक्त जुड़ गए। कुलभूषण, चर्चा लगातार हो रही है और हमारे वरिष्ठ मनोज मनु जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। उन्होंने बड़ी खास बात पर ध्यान दिया कि क्या इस तरीके की टाउनशिप बनाना, उसके लिए परमिशन हासिल करना, एक नहीं कई सारी लैंड यूज चेंज करना पड़ता है। क्या आपको अपने सोर्सेज से पता चला कि ये सारी चीज़ें हुई हैं या नहीं हुई हैं, वो भी हमें बताइएगा। और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री तो अभी तक प्रवचक थे, अचानक उनके इस टाउनशिप बनाने के पीछे क्या उनकी सोच है या कोई और ऐसा है
जो उनको इस सोच में सहारा दे रहा है, मदद कर रहा है? बिल्कुल राजीव जी, आपने सही कहा, क्योंकि हम लगातार ये देखते हैं कि बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद लेने बॉलीवुड सहित जो व्हाइट कॉलर के नेता होते हैं, चाहे वो बीजेपी की बात करें या कांग्रेस के नेताओं की बात करें, तमाम नेताओं की जो कतारें हैं वो हम बागेश्वर धाम में देखने को हमें मिलती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्योंकि इसके पहले भी मुंबई से संजय दत्त सहित तमाम बॉलीवुड के जो स्टार है वो पहुंचे थे, और मध्य प्रदेश सहित अलग अलग राज्यों के भी जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, वो यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात करने पहुंचते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जिन मल्टियों का निर्माण किया जा रहा है, 2 साल में ये पूरी मल्टियों का निर्माण किया जाएगा, आखिरकार इसके पीछे किसका पैसा है? सूत्रों के हवाले से यही खबर मिली है कि कहीं ना कहीं जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट करने के लिए एक अलग रास्ता धीरेन्द्र शास्त्री ने निकाला है, क्योंकि जो बाबा होते हैं, जो पंडित होते हैं, बड़े बड़े धर्म गुरु होते हैं, कहीं ना कहीं वो टैक्स पेयर नहीं होते, और इसी वजह से जो ब्लैक की कमाई होती है कहीं ना कहीं उसे किस रूप में देश में ही, प्रदेश में ही उन पैसों का उपयोग किया जा सके, तो इसके रास्ते निकाले जा रहे हैं। हालांकि हमने कुछ ही दिन पहले देखा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंसर हॉस्पिटल का शुभारंभ किया था, और ठीक उसके 1 महीने के बाद ही अब धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम में एक भूमि पूजन किया। हालांकि इस पूरी लैंड की बात करें तो ये 30 एकड़ की लैंड है, ये पूरी कृषि भूमि है, और कृषि भूमि में आखिरकार सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि किसने परमिशन दी मल्टी और डुप्लेक्स बनाने की। जो मल्टियां हैं उनकी जो कीमत रखी गई है 1 BHK 2 BHK, उसमें 16 से 25 लाख रुपए की एक कीमत रखी गई है। नियमावली कभी हमने नहीं देखा कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से या नगर पालिका की तरफ से इस तरह के जो नियम है वो लागू किए गए हैं कि आप मल्टियों में फ्लैट तो खरीद सकते हैं, लेकिन क्रय विक्रय की जिम्मेदारी आपकी नहीं रहेगी। ठीक है, ये एक ट्रस्ट का निर्माण किया जाता है। मनोज मनु हमारे वरिष्ठ, हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये एक कहावत है, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाना हिंदू ग्राम के नाम पर, जिसमें जो कीमत रखी गई है वो कीमत इतनी रखी गई है जिसके बारे में अमूमन जो लोग जानना शुरू कर चुके हैं इस पूरे किस्से को, उनका कहना है कीमत बहुत कम है, लेकिन इसके पीछे भी जो बहुत कुछ ऐसा है जो मैंने कुलभूषण से सवाल पूछा था, ये अकेले तो संभव नहीं हो सकता। देखिए क्या होता है राजीव, अगर आप देखेंगे तो इस देश में जितने भी ऐसे बाबा हैं, जितने भी बाबा हैं, उन बाबाओं के इर्द गिर्द आप देखेंगे तो 2-3 बड़े व्यापारी होते हैं, और वो बड़े व्यापारी बड़ी ही सजगता के साथ बाबा के इर्द गिर्द आपको घूमते नजर आएंगे। कहीं ना कहीं बाबा का जो भविष्य का रोड मैप है वो भी तय करते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उनके इर्द गिर्द भी 1-2 व्यापारी हैं। ये व्यापारी जबलपुर संभाग के भी हैं, ये व्यापारी छतरपुर से भी निकल कर आते हैं, माइनिंग कारोबारी जिन्हें कह सकते हैं, खदान माफिया जिन्हें आप कह सकते हैं, इस तरह के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बाबा के इर्द गिर्द नजर आते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जिसमें सूत्रों के हवाले से मुझे खबर मिली है। ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर से जुड़ी हुई नहीं है, ये देश के जितने भी ऐसे बाबा हैं, चाहे वो राम कथा करते हों या किसी भी तरह की कथा करते हों, ये जितनी भी कथाएं करने जाते हैं, क्या कभी किसी जांच एजेंसी ने पूछा है कि जहां पर आप कथा करने जा रहे हैं उनकी फीस कितनी है? राजीव, आप सुनकर दंग रह जाएंगे। करोड़ों रुपए में इनकी फीस होती है। 5 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए, 7 करोड़ रुपए फीस होती है, जिसमें एक बड़ी राशि जो होती है वो कैश में होती है। अब जब ये कैश में पैसा आता है, सवाएं तो लगातार हो रही हैं, और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि
जो बातचीत की जाती है सभाओं में, वो बातचीत की जाती है कि इतना पैसा आपको दिया जाएगा, बाकी का पैसा है वो जो दान में आएगा, लोग जो दान देंगे वो बाकी का जी। आप रखिए। एक तरह से व्यवसाय है ये पूरा। तो क्या व्यवसाय कोई है। जांच एजेंसी जी। पूछती है कि वो पैसा कहाँ गया? क्या वो जांच एजेंसी अब इतनी बड़ी मात्रा में कैश आ बात रहा है, इतनी बड़ी मात्रा में नगद आ रहा है, वो जांच ना रहा है? बात आप सही कह रहे हैं मनोज जी, लेकिन व्यवसाय है और इस व्यवसाय से जुड़े हुए कई वर्टिकल्स भी हैं। अगर देखना होगा तो सबको देखना होगा, समय कम है, नहीं तो और हम इस बारे में चर्चा